आज हम कल की क्लास का एक टॉपिक बचा हुआ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है हमारे पास वो पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन देख सकते हैं आप। ठीक है, अब सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेल को एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचने के लिए। तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि सेल के अंदर वाली चीजें जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो तो जानी चाहिए सेल के अंदर, और कुछ अंदर वाली चीजें हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको बाहर आना है, तो वो रेगुलेट करती हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इस ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है या सेमी परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी या सेलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये कुछ चीजों को ये सिलेक्ट करती हैं, कुछ चीजों को आने देती हैं सेल के अंदर, कुछ चीजों को रोक लेती हैं, तो सिलेक्टिवली परमिएबल है, या इसको दूसरी का नाम देते हैं क्यूसी फ्लूइड लाइक नेचर। also plasma membrane जो है QC fluid like fluid in nature, QC fluid in nature also known as QC fluid in nature। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा देखेंगे कि ये कैसे करती हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो ये है कुछ स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हमने पढ़ा था। ये लिपिड मॉलिक्यूल है जो दो पार्ट से बना है, हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक ये टेल फैटी एसिड्स की होती है। ठीक है, दो टेल होती है एक हेड के साथ। ठीक है, बीच में आ गया कोलेस्ट्रॉल जो कि इस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इसकी वजह से इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी है, मतलब वो मेम्ब्रेन क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड लाइक नेचर है इसके अंदर। और हम देखेंगे देखा था कि इंटरेक्शन जो है ये वीक इंटरेक्शन है इनमें, इस लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है वीक इंटरेक्शन। उनकी वजह से क्या होती है कि ये बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल छोटी चीजें होती हैं वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी इन नेचर, तो ये है कोलेम्ब्रेन का ये लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। हम बिल्कुल शॉर्ट और प्रिसाइज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फ्रीली होता है, फ्रीली मूवमेंट होती है। ये क्या एक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको।
तो सेल के अंदर NH का काम करता है ATPs, तो उसको ATP चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। अगर हम देखेंगे ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी दो तरीके के आते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक है सिंपल डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है असल में, ये डिफ्यूजन असल में इसको हम लिख सकते हैं पहले डिफ्यूजन, ये कौन सी पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि असल में जो डिफ्यूजन होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी ऐसी चीज डिफ्यूजन क्या होता है कि जहाँ पे कोई चीज ज्यादा कंसंट्रेशन में होती है तो वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये है सिंपल डिफ्यूजन। और ये मतलब ये देखो यहाँ पे एक चीज है, ये है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इस एरिया में ये चीज बहुत हाई है, तो अब ये क्या करेगी, ये डिफ्यूज हो जाएगी ये इस कम एरिया की तरफ, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ हाई से इस लो की तरफ जाएगी, तो इसको कहेंगे हम सिंपल डिफ्यूजन। अगर एग्जांपल हम देखेंगे, हम सांस लेते हैं तो सेल के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो सेल के बाहर जब हम ब्रीथ करते हैं तो सेल के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, तो अब सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो वो सेल को क्या करती है, वो इजीली डिफ्यूज हो जाती है सेल के अंदर। ठीक है, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, ये है इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। मतलब सेल के बाहर वाला और सेल के अंदर वाला, तो ये O2 क्या है, सेल के बाहर ज्यादा है, ये इजीली सिंपली डिफ्यूज होके हायर कंसंट्रेशन से सेल के अंदर कम है तो लोअर कंसंट्रेशन में आ जाएगी ऑक्सीजन। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है, तो ये सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन में होती है, तो ये क्या करेगी, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल के बाहर चली जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, ये भी टाइप है किसकी, पैसिव ट्रांसपोर्ट की। इसमें भी हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें क्या है कि इसको अगर हम सपोज क्या जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन की वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। ग्लूकोज जब बढ़ जाता है तो एक हार्मोन होता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये रिलीज होता है और ये जाके सेल को कहता है कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो चुका है, तो अब क्या करें, ग्लूकोज को आप अंदर ले लो, सेल को एक्टिवेट करता है कि ग्लूकोज अंदर ले ले। तो अब ये है इसको सेल, ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से। ठीक है, ये इंसुलिन ने सिग्नल दे दिया है। ठीक है, सेल को, सेल के अंदर होता है वेसिकल्स। ठीक है,
इनके इनके पास होते हैं चैनल, ठीक है, ये वेसिकल होते हैं, ठीक है। तो इनके सेल के पास ये वेसिकल होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनको सेल भेज देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ये सॉरी हाँ मेम्ब्रेन के पास, ताकि ये ब्लड से ग्लूकोज को यूज करे, ब्लड से ग्लूकोज को अंदर ले आए। तो अब क्या हुआ, ये इस तरीके से चैनल जाते हैं, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज, ये ब्लड से ग्लूकोज को अंदर ले आते हैं। अब ये सिंपली ये क्यों पैसिवली मतलब सिंपली क्यों नहीं डिफ्यूज हुआ, ग्लूकोज सिंपली क्यों नहीं डिफ्यूज हुआ, क्योंकि ये होता है सिंपल वो चीजें डिफ्यूज होती हैं जो छोटी होंगी, ठीक है, लेकिन जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो वो सिंपली डिफ्यूज नहीं हो पाती, उनके लिए स्पेशल टाइप ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत पड़ती है यहाँ, ठीक है। तो अगर इसको हम कैसे हाई मॉलिक्यूलर वेट, अब ये क्या किया इन्होंने, इसने सेल ने फैसिलिटेट किया, रास्ता दिया किसको, ग्लूकोज को सेल के अंदर आने का, तो उसी डिफ्यूजन को कहते हैं सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, वेसिकल डिफ्यूजन थ्रू वेसिकल्स, ठीक है। एग्जांपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनसाइड सेल, ठीक है, इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है टाइप है सिंपल डिफ्यूजन की, करने के बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक और एग्जांपल हम देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, हम देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल के बाहर हमने पढ़ा था पहली क्लास में कि जो सोडियम है सेल के पास ज्यादा होता है सेल के बाहर, इसलिए कैल्शियम भी सेल के बाहर ज्यादा होता है और सेल के अंदर सोडियम कम होता है, ठीक है। पोटेशियम सेल के अंदर कम होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब सेल को सोडियम की जरूरत पड़ी, ठीक है, सेल को सोडियम की जरूरत पड़ी तो सोडियम कहाँ है, सेल के बाहर ज्यादा है। अब सोडियम के पास चार्ज है, ये है चार्ज की वजह से ये पोलर बन जाता है, ये नॉन पोलर चीज को एलो नहीं करता है अपने अंदर आने के लिए। अब इसको क्या करेगा, ये इसको तो आने नहीं देगा। अब इसी तरीके से सोडियम सेल इसी तरीके से वेसिकल को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा और यहाँ पे एक चैनल बनाएगा, ठीक है, इस सोडियम को अंदर लाने के लिए एक चैनल बनाएगा। सॉरी ये चैनल होते हैं, ये चैनल होते हैं ऑलरेडी इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये इनको एक्टिवेट किया जाता है, ये सेल बाहर अंदर आ जाए। और ये होते हैं एक्वस चैनल, मतलब इनको वाटर भी अंदर आता है इनके थ्रू, H2O प्लस Na+, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से जब ये एक्टिवेट हुआ सोडियम, इसको कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, इन चैनल को कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो ये भी क्या होते हैं, ये इनको एक्टिवेट किया जाता है और फैसिलिटेट किया जाता है, सोडियम को रास्ता दिया जाता है अंदर आने के लिए। तो ये भी एक टाइप है, एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन की, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये क्या होता है, ये रिक्वायर करते हैं, रिक्वायर एनर्जी,
और ये होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये उल्टा जाता है, मतलब जहां की तरफ ज्यादा होता है इसको जाना पड़ता है वहीं के लिए, इसी की वजह से इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट occurs through along the concentration gradient. Concentration gradient. अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे, हमने ये पढ़ा अभी एग्जांपल कि सोडियम जो होता है ये हाई होता है सेल के बाहर ज्यादा होता है, ठीक है, यहीं से हम एग्जांपल लेंगे। तो अब क्या है कि वो ये है ठीक है, ये इस तरीके से ये चैनल प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ये भी खुलते हैं और बंद होते हैं, ऊपर खुलेंगे नीचे बंद होंगे, नीचे खुलेंगे ऊपर बंद होंगे, स्पेशल टाइप चैनल होते हैं। अब इस सोडियम को ये अंदर तो आया, और इसके अलावा बहुत सारे तरीके से सोडियम अंदर आता है कैल्शियम के क्लोराइड के साथ। तो जब सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो अब जो सोडियम है सेल के अंदर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहना चाहिए, जिसको हम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए सोडियम को बाहर भेजना पड़ेगा। तो अगर सोडियम तो बाहर ऑलरेडी ज्यादा है तो ये कैसे जाएगा, ये नामुमकिन है कि सोडियम खुद ब खुद बाहर चला जाए। अब इसको भेजने के लिए ये सेल बोलता है सोडियम के कि तुम बाहर चला जा, तेरी इतनी जरूरत नहीं यहाँ पे, और सोडियम कहता है कि नहीं वहां पे तो ऑलरेडी इतना ज्यादा है तो मुझे उस भीड़ में नहीं जाना है। फिर ये उसको बोलता है कि तुम मुझसे कुछ मतलब समझो पैसे ले ले, तो ये पैसे देकर इसको बाहर भेजता है सोडियम को। तो यहाँ पे सोडियम पैक होता है इसमें, ये 3 सोडियम को बाहर भेजता है, ठीक है। ये पोटेशियम को 2 पोटेशियम को अंदर ले आता है। तो अब क्या है कि ये इसके थ्रू सोडियम की को बाहर भेज के सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा जाता है। इसको थोड़ा हम बनाएंगे। अब ये सोडियम इसको बोलता है कि मैं तभी जाऊंगा बाहर जब तक मैं तुम मुझे एटीपी देगा। तो अब ये जो इसने एटीपी ली, एनर्जी लगी, तो इसकी वजह से इसने क्या किया, सोडियम ये ट्रांसपोर्ट हुआ सेल से बाहर। तो ये क्या करता है, यूज करता है एटीपी, यूज करता है और इस सेल के बाहर जाता है। एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, ये 3 सोडियम को बाहर भेजता है, बदले में 3 पोटेशियम अंदर लाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसी एग्जांपल है Na+K+ पंप, PUMP, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये जो पोटेशियम है ये डिटेल में है, ये सोडियम पोटेशियम पंप डिटेल में, हर एक चीज यहाँ पे डिटेल में है। तो हम सिर्फ थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं कि क्या चीज है। अब ये जो आपका जहन में एक बात होगी कि ये जो पोटेशियम है ये कहाँ जाएगा, ठीक है। अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो वो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं एक स्पेशल टाइप के चैनल, उसको कहते हैं पोटेशियम लीकी चैनल। लीकी चैनल, पोटेशियम लीकी चैनल, वो पोटेशियम को खुद ब खुद लीक, मतलब जब भी ज्यादा होता है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए पोटेशियम खुद ब खुद बाहर चला जाता है। और ये एग्जांपल है किस चीज का, यह एग्जांपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा वहां पे बात करना छोड़ दिए, डिफ्यूजन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, डिफ्यूजन डिपेंड करता है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन।
RET रेट ऑफ, ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है, फ्लूइडिटी पे। ये डायरेक्टली रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। एक तो बोले सॉरी कंसंट्रेशन पे हम बोल सकते हैं पहली बार, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन कितना है तो उसी तरीके से, और यही रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का कितना वेट है। अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो सॉरी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप सीधा लिख सकते हो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा डिफ्यूज होगा, जितना ज्यादा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कम होगा तो डिफ्यूजन कम होगा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर मेम्ब्रेन ज्यादा थिक है, मेम्ब्रेन ज्यादा थिक है तो डिफ्यूजन कम होगा, ठीक है। अगर ये फ्लूइडिटी कम है मेम्ब्रेन की तो ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है आपस में तो डिफ्यूजन कम होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब इसी तरीके से अगर कोई मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे हम, तो जो चीज सबसे छोटी होगी, मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा तो वो ज्यादा डिफ्यूज होता है, ये भी होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो लो डिफ्यूजन होगा, क्योंकि बड़ा चीज है तो बड़ी चीज के अंदर दाखिल जल्दी नहीं हो पाएगी, इसके अंदर छोटे गैप हैं, तो इसी तरीके से छोटी चीज है तो डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म होती है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन की तरह होता है, ऑस्मोसिस, ये भी होता है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, high concentration to low concentration, लेकिन ये कब होता है, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने देखा होगा, इसको याद रखने के लिए सिंपल एग्जांपल है, जो सब्जी वाले शॉपकीपर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो हर वक्त अपनी सब्जी को पानी छिड़कते रहते हैं, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि वो सब्जी जो होती है उसको काट लिया होता है, तो वो पहले प्लांट अपनी जड़ों से पानी लेता है, वो पत्तों में अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है। अब जड़ों से पानी नहीं आता है तो सेल के बाहर जो गर्मी है, ठीक है, उस पर जब धूप पड़ती है तो बाहर का पानी
खत्म होता है तो सेल के उस पत्ते के अंदर का पानी जो होता है, ठीक है, सपोज ये है, ठीक है, इसके अंदर पानी है, जब इसको गर्मी पड़ी तो बाहर से पानी सूख गया, अब ये अंदर का पानी बाहर के लिए आ जाएगा, तो ये किसके थ्रू मूवमेंट करता है, ये करता है मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसके लिए मेम्ब्रेन, कहीं और जगह आपने ऑस्मोसिस कराना होगा तो आपने ये मेम्ब्रेन आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन प्रोवाइड करनी होगी, तो उसी को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। हमने डिफ्यूजन की बात की, तो डिफ्यूजन में हम हीट की भी एग्जांपल लेंगे। एक कमरे में ज्यादा हीट है, आप दरवाजा खोलेंगे, बाहर कम होगी तो वो अंदर से बाहर की तरफ आएगी। या आप कभी इत्र डालते हैं, ठीक है, इत्र यूज करते हैं, तो जिस कमरे में आपने यूज की होगी वहां पे ज्यादा होती है, तो दरवाजे से बाहर जाएंगे वहां कम होती है, वो है डिफ्यूजन, ठीक है, किसी चीज का भी हो सकता है। लेकिन ये जो ऑस्मोसिस है इसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना जरूरी है। सीधा लिखो सेमी परमिएबल, जो इसको अलो करेगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो इसको परमिशन देगी, ठीक है।